बांकीपुर में करारी हार के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने महामंथन किया और बीजेपी की बड़ी बैठक में सीएम सम्राट चौधरी, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी, कई मंत्री, विधायक और बड़े नेता भी शामिल हुए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने गलत नैरेटिव सेट कर ये चुनाव जीता है। हार पर बीजेपी के मंथन से क्या निकला, इस रिपोर्ट में देखिए। अब शब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। बांकीपुर में बीजेपी की करारी हार, बीजेपी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। अब बीजेपी ने बांकीपुर में पराजय को बेहद गंभीरता से लिया है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं हार पर बीजेपी के मंथन की। बैठक में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। खुद सीएम सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया इस बड़ी बैठक में शामिल होने के लिए आए। बैठक में शामिल होने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता, मंत्री और विधायक पहुंचे। 3 अगस्त को दोपहर में बांकीपुर की तस्वीर साफ हो गई थी। प्रशांत किशोर ने निर्णायक बढ़त हासिल की थी। इस हार के 48 घंटे के भीतर बीजेपी के दिग्गज एकजुट हुए और हार के कारणों की समीक्षा की। तो बांकीपुर में भी चर्चा हुई है, कहां कमियां रह गई, क्या रह गई, इस पर चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं के, प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ। लगता है कि चूक भी हुई या फिर जिन लोगों ने भीतरघात किया वैसे लोगों को भी चिन्हित करने की जरूरत है। नहीं, कोई भीतरघात नहीं हुआ, कोई चूक नहीं हुई। गलत नैरेटिव सेट करके अफवाह फैला। कार्यकर्ताओं का, अधिकांश कार्यकर्ताओं का यही मत था कि जो शब्द भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कहा, उस पर अब शब्दों का उपयोग करके गलत नैरेटिव फैलाया गया। हार तो मैं स्वीकारता हूं और ये हार नहीं होना चाहिए था। इस बार हम नहीं पीछे रह गए। उसके कारणों पर बहुत लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उन सब सुझावों को माननीय अध्यक्ष जी ने नोट डाउन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आया है और आगे चल के उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ था। इस किले में सेंध लगाने के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी के लिए इस किले का ढहना बड़ा चुनावी झटका है। इस हार से उबरना आसान नहीं है, लेकिन बांकीपुर में जिस तरह से हार मिली है, इसे सार्वजनिक तौर पर बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार किया है। लेकिन भीतर ही भीतर पार्टी ये मानने को तैयार नहीं कि उन्हें ऐसी हार की उम्मीद थी। 31 साल बाद इस मजबूत गढ़ में मिली पराजय पर बीजेपी बेहद गंभीर और संवेदनशील दिख रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बांकीपुर में मिली हार के बाद आरजेडी के अंदर भी दो फाड़ मचा हुआ है और आरजेडी के भीतर भी ये अब जुबानी जंग जो है वो शुरू हो गई है और अंतरकलह भी सामने आ चुकी है। अब यहां दो नेताओं के बीच में जुबानी जंग चल रही है। क्या कुछ है वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। खामोश। भाई वीरेंद्र लोकदल का आदमी रहा है। जब तुम्हारी राजनीति में कोई पैदाइश नहीं थी, भाई वीरेंद्र उस समय से राजनीति करता है। 65 साल के भाई वीरेंद्र आरजेडी के उन नेताओं में से एक हैं जो पार्टी के शुरुआती दौर से ही लगातार लालू प्रसाद के साथ रहे हैं। साल 2000 से लगातार मनेर विधानसभा सीट पर जीतते भी आ रहे हैं। 2025 में जब आरजेडी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, तब भी भाई वीरेंद्र अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्हीं भाई वीरेंद्र पर अब आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने सवाल कर दिया है कि पार्टी में उनकी भूमिका क्या है। राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, कोई भी हो, नेता को तो अपने हिसाब से चीजों को देखते ही हैं।
जो बोल रहा है वो क्या कर रहा है पार्टी के लिए, उसकी भूमिका क्या है? आपको पार्टी के लिए काम करने की जरूरत है। आप सबकी भूमिका होनी चाहिए, सबके मान बराबर है, कोई भी कार्य करता हो। अपने ऊपर लगे इन आरोपों से तिलमिलाए भाई वीरेंद्र ने पलटवार करने में देर नहीं की और शक्ति यादव को खामोश रहने की चेतावनी दे डाली। 2010 में 22 आदमी विधायक था, कई लोग बदल गए, भाई वीरेंद्र नहीं बदला। आज 2000 और इसी बीच रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने सहमति दे दी है। देवेश कुमार के इस्तीफे से ये सीट खाली हुई थी और उसी सीट पर दीपक प्रकाश को मनोनयन उनका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी पटना से बड़ी खबर। मंत्री दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल ने भी सहमति दे दी है। देवेश कुमार के इस्तीफे से सीट खाली भी थी और देवेश कुमार के सीट पर ही दीपक प्रकाश का मनोनयन किया गया है। सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको ये जानकारी दी थी। पहले ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको बताया था कि देवेश कुमार जो हैं वो सरकार के खेवनहार बने, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब देखिए दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री जो हैं बिहार सरकार में, अब उनका मनोनयन विधान परिषद में हो गया है, क्योंकि उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सवाल पूछा गया था बिहार सरकार से कि आखिर दीपक प्रकाश क्यों जो मंत्री हैं वो बने हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र अधिक जानकारी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। शैलेंद्र, अब मनोनयन हो चुका है दीपक प्रकाश का, यानी जो कुर्सी बचाने की बात हो रही थी, जाने की बात हो रही थी, अब सब कुछ सही हो गया है। 31 को था ना अपना कॉन्क्लेव शैलेंद्र। देखिए 31 तारीख को सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया था कि देवेश कुमार इस्तीफा देंगे शाम 4 बजे, और हमने दोपहर में इस खबर को दिखा दिया था, बता दिया था लोगों को, और उनके जगह पर दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। सबसे पहले एक खबर न्यूज 18 ने ही 31 तारीख को ही बताया था, जिस दिन इस बात की चर्चा हुई थी और जिस दिन देवेश कुमार ने इस्तीफा दिया। और आज राज्यपाल ने भी अपनी सहमति दे दी है, क्योंकि बिहार सरकार के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा था दीपक प्रकाश को लेकर के कि देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई उस सीट पर दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए, और राज्यपाल ने भी अपनी उस पर सहमति दे दी है। क्योंकि राज्यपाल कोटा के जरिए ही देवेश कुमार का मनोनयन हुआ था, तो अब एक बार फिर से कहा जा सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सवाल पूछे गए थे उसके पहले एनडीए ने बड़ी तैयारी की और दीपक प्रकाश को एमएलसी बना दिया। और अब कल से परसों 1-2 दिनों के अंदर दीपक प्रकाश का शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो भी पूरी कर ली जाएंगी। और सबसे बड़ी खबर जो है कि राज्यपाल ने अपनी सहमति बिहार सरकार के कैबिनेट पर के प्रस्ताव पर दे दी है और दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य सदस्य के रूप में मनोनयन हो चुका है। तो ये बड़ी खबर है और सबसे पहले इस खबर को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने लोगों को बताई थी कि देवेश कुमार इस्तीफा देंगे और उनके जगह पर दीपक प्रकाश का मनोनयन होगा। और अब आज राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है, दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक जो बड़ी परेशानी थी, सुप्रीम कोर्ट को भी जवाब देना था और कहीं न कहीं एनडीए खेमा में इस बात को लेकर के भी चर्चाएं थी कि आखिर दीपक प्रकाश का क्या होगा, कब तक वो मंत्री बने रहेंगे। अब इस बात पर भी ये तस्वीर साफ हो गई कि दीपक प्रकाश सदस्य बनाए गए हैं बिहार विधान परिषद के, और अब वो जो सरकार को जो जवाब देना है, सरकार का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट को दिया जाएगा। लेकिन इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को एक साथ लेकर चलने की जो बात कही थी, वो बात यहां साफ तौर पर दिखाई पड़ती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने त्याग किया। एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने एक सदस्य से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हुए। जी
बिल्कुल शैलेंद्र, और क्या लगता है कितना वक्त और इसमें लगेगा? जैसा कि आप बता रहे हैं कि अब आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। दीपक प्रकाश जल्द ही सदस्यता भी ग्रहण करेंगे विधान परिषद की, तो क्या लगता है 1-2 दिन में ये सब कुछ प्रक्रियाएं हो जाएंगी? देखिए, जो सबसे मुख्य काम था कि राज्यपाल से जो सहमति मिलती है वो मिल गई। अब उसके बाद जो एक औपचारिक जो प्रक्रियाएं होती हैं, दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के जब सदस्य के रूप में मनोनीत हुए हैं, तो अब वो उनका शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अब होगा बिहार विधान परिषद में ही। जो सभापति हैं वो शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेंगे, उसके बाद वो शपथ लेंगे। लेकिन जो मनोनयन का काम है वो हो चुका है। दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए जा चुके हैं और बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था राज्यपाल को, उस प्रस्ताव पर राज्यपाल ने अपनी सहमति दे दी है। यह एक बड़ी खबर है और खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शैलेंद्र, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम अध्यक्ष खुद जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उपेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और एक खुशखबरी है, दीपक प्रकाश का मनोनयन कर लिए गए हैं अब विधान परिषद के लिए। देखिए, तो होना ही था। बार बार आप लोगों की ओर से या और भी जो पॉलिटिकल सर्किल के लोग हैं उनकी ओर से सवाल उठाया जा रहा था। बीजेपी की ओर उंगली उठाई जा रही थी कि क्या बीजेपी करेगी, क्या होगा। लेकिन हमने तो बार बार कहा कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। एनडीए के तमाम नेता और खास करके बीजेपी के लोग सब लोग इस पर नजर लगाए हुए हैं और अच्छा रास्ता निकला कि होना ही था। ये कोई ये भैया बात ठीक है कि जो हो गया है और पहले से चीजें तय थी, अब बाहर बात आ गई है, नोटिफिकेशन अंतिम रूप से जारी हो गया है। तो बीजेपी के तमाम नेता, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी और बाकी सब लोग एनडीए के तमाम नेताओं के प्रति हम अपनी पार्टी की ओर से हृदय से उनका धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। लेकिन उपेंद्र जी, थोड़ा डिले नहीं हो गया इसमें? थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, उधर से सवाल जवाब बिहार सरकार से हुए, फिर ये लिया गया, क्योंकि पहले से जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो तो पहले से ही सभी को पता है। पता है, तो पहले से बात है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, डिले जैसा कुछ नहीं है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट से मामला जाने की बात है, मामला ले जाने वाले तो ले जाते रहते हैं, कोई बाद में थोड़े ले जाया गया। तो बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था जी। तो है अपनी जगह, उनका जो काम है, जो पिटिशनर है उनका काम है वो करेंगे और हम लोगों का काम हम लोग करते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के अध्यक्ष और दीपक प्रकाश के पिताजी हैं, जिन्होंने बताया कि ये सब कुछ पहले से ही तय था और अब सामने भी आ चुका है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। शैलेंद्र, देखिए, एक सवाल जो मैंने उनसे भी पूछा और ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि जब पहले से पता है कि कोई भी व्यक्ति जो मंत्री बनता है वो विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन ये पहले इस पर काम सरकार ने नहीं किया, अब जाकर किया है, तो इसके विलंब के पीछे कोई वजह आपको समझ में आ रही है? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा लगातार एनडीए के संपर्क में थे, खास करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी इस बात को लेकर के लगातार बातचीत हो रही थी, कोई रास्ता बीच का निकालने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछा और सरकार की जब फजीहत हुई तो आनन फानन में निर्णय लिया गया। हालांकि इस बात की चर्चा थी कि आखिर बीच का रास्ता क्या निकाला जाएगा, लेकिन इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने जब बिहार सरकार से इस पर सवाल पूछा, उसके बाद ये निर्णय लिया जाता है कि देवेश कुमार को इस्तीफा दिला करके उनके जगह पर अब मनोनयन जो है वो दीपक प्रकाश का किया जाएगा। ये काम बाद में भी किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से सरकार को अब जवाब देना, तो उसके पहले सरकार ने अपना जवाब बना लिया और इस पूरी फजीहत से बचने के लिए और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा चूंकि लगातार संपर्क में थे, उपेंद्र कुशवाहा चाहते थे कि उनके पुत्र लंबे समय तक मंत्री रहें, सदस्य बनाए जाएं और इस नेगोशिएशन के बीच में एक कहीं न कहीं
एक बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर चलने का जो पहले से निर्णय लिया था वो साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि एक बड़ा त्याग बीजेपी की तरफ से किया गया कि अपने एक सदस्य को पहले इस्तीफा दिलाया जाता है और उसके बाद उसी जगह से, उसी सीट से उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र को बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के त्याग और खास तौर पर जो अपने सहयोगियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी से जो वादा किया या फिर उपेंद्र कुशवाहा ने जो पूरे इस प्रकरण में जो निगोशिएट किया, उसका कहीं ना कहीं ये परिणाम है कि दीपक प्रकाश एक बार फिर से बिहार विधान परिषद के अब सदस्य बन चुके हैं। अब बिहार सरकार के वो मंत्री रह सकते हैं। अब उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सरकार जो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है तो सरकार जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, अब दीपक प्रकाश की कुर्सी तो बची है ही और विपक्ष जो हमला सरकार पर करता रहा है उससे भी एक जवाब अब मिल गया है। जो कही जा रही थी चीजें कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इससे ये मैसेज भी चला गया कि एनडीए जो है वो एकजुट है और सभी पार्टियों को साथ में सहयोगियों को लेकर चल रही है। हमारे साथ आनंद भी जुड़ चुके हैं। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज का मैं रुख कर लेती हूं। आनंद, ये बहुत बड़ी खबर बिहार की राजनीति में और जो दीपक प्रकाश की कुर्सी पर एक तरीके से असमंजस की स्थिति थी वो अब साफ हो गई है। देखिए, अब से कुछ देर पहले न्यूज़ 18 पर ही दीपक प्रकाश ने इस खबर को देखा और उन्होंने खुशी जाहिर की और उन्होंने कहा कि जो भी मुझे जिम्मेवारी मिली है मैं बिहार की जनता की सेवा करता रहूंगा और मुझ पर एनडीए ने भरोसा जताया। इसके लिए उन्होंने एनडीए के शीर्ष नेताओं को भी धन्यवाद दिया। जाहिर तौर पे कई तरह के संशय लगे हुए थे, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा था, लेकिन बिहार सरकार ने बीजेपी ने एक बड़ा फैसला करते हुए अपने एक एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा दिलवाया और उनके जगह पे दीपक प्रकाश को मनोनयन हुआ। जाहिर तौर पे ये बिहार के सियासत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साफ साफ इशारा मिलता है कि बिहार में एनडीए में कितनी एकजुटता है और इस एकजुटता को बरकरार रखना चाहते हैं। जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बेटे हैं दीपक प्रकाश, और ये दूसरी बार जब मंत्रिमंडल का शपथ हुआ तो उसके बाद दूसरी बार भी दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया। तो उस समय भी इस बात की चर्चा थी कि वो जब तक सदस्य नहीं बनेंगे तो फिर आगे वो कैसे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन तमाम बातों को देखते हुए और एनडीए ने महत्वपूर्ण लेते हुए तय कर लिया था कि बीजेपी अपने एक एमएलसी का सीट खाली करवाएगी और उसकी जगह पे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा। और आखिरकार आज एमएलसी के लिए वो उनका मनोनयन हो गया है और बिहार एनडीए के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दीपक प्रकाश से अभी कुछ देर पहले बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने खुशी को जाहिर किया और उन्होंने कहा कि मैं बेहद खुश हूँ कि मुझ पर भरोसा जताया गया और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे जो भी जिम्मेवारी मिली है मैं 5 साल बिहार की जनता की सेवा करूं और अपने काम से कोई ऐसी पहचान बनाऊं कि बिहार की जनता का भी भला हो और हमारे पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षों जो उन्होंने जिम्मेवारी मुझे मंत्री के रूप में दी है उसे भी मैं पूरी ईमानदारी से पूरा करूं। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के लिए उस तमाम जो रास्ते में समस्या हो रही थी, जो मंत्री बनने में उस समस्या दूर हो गई और जैसे ही राजभवन से उनकी पुष्टि हुई कि उनका मनोनयन कर लिया गया है, राज्यपाल ने सहमति दे दी और उसके बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और जाहिर तौर पे उम्मीद जताई जा रही। तो अब सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीद है कि कल जो दीपक प्रकाश हैं वो शपथ ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता दूं कि उम्मीद है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उम्मीद है कि कल ही दीपक प्रकाश एमएलसी का शपथ ले सकते हैं। जी, तो एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं आनंद। कल का ये वक्त माना जा रहा है, उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, जो अभी सूत्र बता रहे हैं कि जो बातें चल रही हैं, उम्मीद है कि कल ही शपथ वो ले लें और जाहिर तौर पे उसकी पुष्टि कुछ देर के बाद हो जाए। लेकिन फिलहाल जो हमारा सूत्र वो यही जानकारी दे रहे हैं कि उम्मीद है कि कल या फिर परसों वो शपथ ले सकते हैं दीपक प्रकाश। जी ठीक है आनंद, ये पूरा मामला तो वैसे सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जवाब तलब बिहार सरकार से किए गए। एक तो वो फैक्टर है ही, लेकिन अभी हाल ही में बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में बीजेपी की जो हार हुई है उसके बाद एक समीक्षा बैठक भी की गई। तो क्या ये भी मैसेज था लोगों के बीच में कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो उस तरीके से इंटैक्ट नहीं है, इस वजह से भी ये बहुत जल्द फैसला लिया गया है? इसके पीछे कुछ ऐसी वजह? देखिए, बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद भले ही कई तरह की चर्चा हो, लेकिन आज कैबिनेट के बैठक में भी कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हुए जिससे साफ है कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है वो अपने
बांकीपुर के हार को भुला चुकी है और आने वाले समय में कैसे बिहार की जनता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाए, विकास कार्य किया जाए, उसके लिए वो लग चुकी है। और इसी कड़ी का हिस्सा है कि ये मैसेज भी आज बढ़ा गया कि बिहार में एनडीए में पूरी तरीके से एकजुटता है और उसी एकजुटता का नतीजा है कि दीपक प्रकाश का राज्यपाल। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे। रोहतास के डालमिया नगर के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की गुत्थी उलझती ही जारी है। हत्या मामले में गिरफ्तार ड्राइवर की पत्नी ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं और इस आरोप के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। पूरे मामले की जांच एसआईटी की टीम कर रही है। तो कार्यपालक पदाधिकारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। यो विमल कुमार हत्याकांड में नया मोड़। गिरफ्तार ड्राइवर की पत्नी का दावा। कैसे बच्चा को पढ़ाइएगा आप? नहीं पढ़ाएंगे। पुलिस के दबाव में पति ने कबूला गुनाह। रोहतास के डालमिया नगर के ईओ विमल कुमार की हत्या का मामला उलझता जा रहा है। हत्याकांड में ड्राइवर और मुख्य आरोपी मिथिलेश कुमार ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है, लेकिन उनकी पत्नी आरती देवी ने पुलिस के दबाव में बयान देने का आरोप लगाया है। पत्नी का दावा है कि उनके पति का ईओ साहब से कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। ड्राइवर की पत्नी कहती है कि उनके पति को एक सुनियोजित साजिश के तहत हत्या के मामले में फंसाया गया है और पुलिस के दबाव में उनसे अपराध स्वीकार करवाया गया है। ड्राइवर की पत्नी के बयान के बाद पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उनसे पूछे क्या आपने ये सब काम किया है? बोले नहीं। बोले फिर आपके ऊपर सारा आरोप क्यों लग रहा है? आप पहले कुछ और बोले, फिर बाद में कुछ और बोले। बोले कि पुलिस हमें बहुत टॉर्चर कर रही थी, मार रही थी, इसके वजह से हम अपने ऊपर सारा आरोप ले लिए। बोल रही थी कि पूरा गुनाह कबूलो। ड्राइवर की पत्नी के इस आरोप के बाद मामला बेहद संवेदनशील हो गया है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड की घटना को बिहार पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया है। मृतक की पत्नी के लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए औरंगाबाद के एसपी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी की टीम बनाई गई है। एसआईटी को निर्देश दिया गया है कि वो समय सीमा के भीतर निष्पक्ष जांच करे। तो डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। मेडिकल टीम ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिविल सर्जन को सौंप दी है। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की मल्टीपल इंजरी से मौत हुई। उनके सर पर गंभीर चोट थे। इसके अलावा उनके गर्दन की दोनों हड्डियां भी टूटी हुई थी। उनके सीने के दोनों तरफ की पसलियां बुरी तरह टूट चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्यपालक पदाधिकारी का लंग, लीवर, सीना, फेफड़ा, गला सभी जगह गंभीर जख्म मिले। इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लड हो सकता है। हार्ड ब्लड में बहुत सारी चीजें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा जो भी हो सकता है। तो इससे बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मन देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया था। वो आदमी को खून बहा अंदर, आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ, जिसे शॉक में चले गए और शॉक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। ईओ विमल कुमार हत्याकांड की जांच एसआईटी कर रही है। सभी पहलुओं की बारीकी से जांच भी की जा रही है, लेकिन ड्राइवर की पत्नी के दावे ने इस हत्याकांड में नया मोड़ ला दिया है। अगर ड्राइवर मिथिलेश कुमार इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, तो असली हत्यारा कौन है? ईओ मिथिलेश कुमार की हत्याकांड का आखिरी सच क्या है? न्यूज 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार की रिपोर्ट। क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेगूसराय में खौफ और दहशत की दो तस्वीरों ने सबको दहला दिया। पहली घटना में हथियार की नोक पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। दूसरी वारदात में फूल तोड़ने के बाद में युवती पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हमला किया गया। ये दो तस्वीरें आपको दहला देगी। ये दोनों तस्वीर बेगूसराय की है।
पहली तस्वीर में एक युवक को हथियार के बल पर लाठी, बेल्ट और रॉड से बेरहमी से पीटा जा रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में फूल तोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवती के साथ मारपीट की जा रही है। पड़ोसी युवती पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर से वार कर रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा में सरेआम मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं कुछ युवक हथियार के बल पर एक युवक को पकड़कर कैसे लाठी, बेल्ट और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं। एक युवक को 4 बदमाश मिलकर हथियार के बल पर जमकर पीट रहे हैं। पीड़ित युवक रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन हमलावर उसकी एक नहीं सुन रहे। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बेगूसराय में ही एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर वार्ड 42 में फूल तोड़ने को लेकर हुए विवाद में लोग एक युवती की जान लेने पर उतारू हो गए। बताया जा रहा है कि रूही अपनी जमीन पर फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पीड़िता का आरोप है कि पड़ोसियों ने पहले उसके साथ गाली गलौज की। जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और फिर ईंट पत्थर चलाने लगे। बीच बचाव करने पहुंची उसकी मां पर भी ईंट से हमला किया गया। घायल युवती रूही कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। से गाली गलौज देने लगी और फिर हम कुछ नहीं बोले, बस आई तो उसकी पत्नी सुभद्राई पत्नी बस बांस से मारने लगी, उसके पुतौ भी मारने लगे और सुभद्राई खुद निकाल के ईंटा बरसाने लगा। तब तक मेरी मम्मी लोग गई और उसके बाद ईंटा फेंकने लगा, बोला मार देंगे सबको। का है वो जमीन का किसान पापा का जमीन था, बोले यहाँ। बेगूसराय में खौफ की ये दोनों तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। लोग ऐसी तस्वीरों को देखकर दहशत में हैं। बड़ा सवाल है, क्या बदमाशों में कानून का डर खत्म हो गया है? न्यूज 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। सम्राट कैबिनेट की बड़ी बैठक हुई। बैठक में 17 एजेंडे पर मुहर लगी है। बिहार में पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। जमालपुर जलापूर्ति योजना के लिए 102 करोड़ स्वीकृत किए गए, तो वहीं मुंगेर जलापूर्ति परियोजना के लिए 177 करोड़ की मंजूरी हुई है। बिहार के खिलाड़ियों को भी बड़ी सौगात मिली है। राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी में अत्याधुनिक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनेगा। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग और इंजरी सेंटर की स्थापना को मंजूरी मिली है। वहीं विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं और आधुनिक प्रशिक्षण खिलाड़ियों को दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। बिहार में न्याय व्यवस्था को भी अब बड़ा बल मिलने वाला है, क्योंकि SC/ST अत्याचार मामलों के लिए 19 नए विशेष कोर्ट की मंजूरी मिल गई है।